चलें जी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था अर्ली ओरिजिन्स। हम लोग बेसिकली पढ़ रहे थे डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। उसमें हम लोगों ने अर्ली ओरिजिन्स डिस्कस किए थे। हम लोग अराउंड 2100 बीसी से हम लोगों ने स्टार्ट किया था और इस्लामिक सिविलाइजेशन के कंट्रीब्यूशन तक हमने उसको डिस्कस किया था। उसके बाद आज जो हम लोग पढ़ेंगे ये मिडिल एजेस और रेनेसेंस पीरियड है, जो यूरोप में एक पीरियड आया था उससे। और उसके बाद फिर हम लोग जो मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ के ऑथर्स या उसके जो कंट्रीब्यूटर्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली मिडिल एजेस एंड मॉडर्न एजेस की डेवलपमेंट इंटरनेशनल लॉ की, वो आज का हमारा टॉपिक है। जो मिडिल एजेस हैं वो बेसिकली अगर आप यूरोप में देखें, बिकॉज इंटरनेशनल लॉ की जो ग्रास रूट लेवल से जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जो एवोल्यूशन हुई है, जो मेन कॉन्सेप्ट्स आए हैं, वो बेसिकली यूरोप से ही आए थे। तो मिडिल एजेस स्टार्ट हुई जहां पे चर्च जो है, क्रिश्चियन चर्च, उसकी एक बड़ी अथॉरिटी थी, बड़ा वो ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम था और उनके पास एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर ऑफ पावर था जिससे वो सारे मामलात को कंट्रोल कर रहे थे। पूरे यूरोप के अंदर एक ही रिलीजन था, दैट वाज क्रिश्चियनिटी। और उस वक्त जो डिवाइन लॉ है वो सबके ऊपर एप्लीकेबल था, बिकॉज चर्च वाज इन पावर। तो चर्च ने ऑब्वियसली डिवाइन लॉ के ऊपर एप्लीकेबल करना था। उसमें ट्राइबल और रीजनल एफिलिएशंस कुछ होती थी लोगों की, और वो कुछ अपने उनके भी ऑब्वियसली कस्टम्स होते थे, उनको छोड़कर बाकी ओवरऑल वो सारा लॉ सबके ऊपर एप्लीकेबल था। इस दौरान ये जो पीरियड था मिडिल एजेस का पीरियड, इस दौरान बेसिकली स्ट्रगल रही पावर की, और पावर को अपने पास एक्यूमुलेट करने की बिटवीन टू अथॉरिटीज। एक चर्च था और दूसरी होली रोमन एम्पायर थी। रिलीजियस अथॉरिटीज और होली रोमन एम्पायर्स, इन दोनों के बीच में एक आपस में टसल चलती रही थी। ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो इन द फेवर ऑफ पेपेसी, जो पोप है या जो आप कह सकते हो चर्च, उसकी फेवर में ये सारे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हुए। लेकिन ये जो विक्ट्री थी ओवर सेक्युलरिज्म, ऑब्वियसली होली रोमन एम्पायर जो थी वो सेक्युलरिज्म की तरफ थी, और वो दूसरे उस दौर का सेक्युलरिज्म, आज के दौर के ऊपर आपने उसके ऊपर नहीं करना। मेरी तरफ से आवाज ठीक है, आपकी तरफ शायद कोई इशू होगा, बिकॉज अगर मेरी तरफ से इशू हो तो सब वो इशू फेस कर रहे हो, तो मेजॉरिटी वो मैसेज करो। आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिए प्लीज। अच्छा, तो वो लेकिन वो रहा शॉर्ट ड्यूरेशन का पीरियड रहा था। उसके बाद जो रोमन एम्पायर थी, उन्होंने रिलीजन और एक कॉमन लेगेसी दी थी, जो कि एक यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस था, जिसकी वजह से पॉलिटिकल और रीजनल राइवलरीज उससे बाहर रही। जो जितना भी यूरोप था वो आपस में कनेक्टेड होके रह रहे थे, उनमें आपस में राइवलरीज इतनी ज्यादा नहीं थी। मच बिफोर के इंटरनेशनल लॉ का सिस्टम इंट्रोड्यूस होता या रीजनल सिस्टम को इंट्रोड्यूस होता, सोशल चेंजेस सोसाइटी में इसेंशियल थी, जरूरी थी। इस दौरान ये जो पीरियड था, इस दौरान एक इंग्लिश लॉ एस्टेब्लिश हुआ। इस दौरान कमर्शियल लॉज एस्टेब्लिश हुए, मैरीटाइम लॉज जो समंदर को डील करने वाले, वो एस्टेब्लिश हुई। जो इंग्लिश लॉ एस्टेब्लिश हुआ था उसका नाम था द लॉ मर्चेंट। इसमें रूल्स थे, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स थे, जो फॉरेन ट्रेडर्स को के साथ उन्होंने डील करना था कि कैसे इनके साथ डील किया जाएगा, उनके साथ क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। और ये बेसिकली जो लॉ मर्चेंट था ये इंग्लिश लॉ था, एंड इट वाज डिक्लेयर्ड कि ये इट हैज यूनिवर्सल एप्लीकेशन। ये हर जगह पे और हर किस्म के लोगों के लिए होगा, किसी एक खास कम्युनिटी के लिए, किसी एक खास लोगों के लिए नहीं होगा। अगेन आई विल रिपीट, हम लोग पढ़ रहे हैं एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। पहले हम लोगों ने जर्नल चीजें पढ़ी, अब हम आहिस्ता आहिस्ता वो स्पेसिफिक्स की तरफ आ रहे हैं। अब ये देखें, मर्चेंट लॉ आ गया, जिसमें जब कोई ट्रेडर आएगा उसको साथ कैसे डील किया जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। थ्रू आउट यूरोप इस पीरियड के दौरान मर्केंटाइल कोर्ट्स जो है वो सेट की जाती थी, जिसमें डिफरेंट जो उस दौर में मेले लगा करते थे टाउन सेंटर्स में। वहां पे अगर किसी के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया, कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो गया ट्रेड्समैन के बीच, तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, उसके लिए थ्रू आउट यूरोप मर्केंटाइल कोर्ट्स एस्टैब्लिश की गई।
ये भी एक डेवलपमेंट है टुवर्ड्स कमिंग, क्या उसे कहते हैं, इंटरनेशनल लॉ। एक नेटवर्क क्रिएट किया गया जिसमें कॉमन रेगुलेशंस और प्रैक्टिसेस वो इंट्रोड्यूस करवाई गई यूरोप के कमर्शियल फैब्रिक के बीच में, जो कि लेटर ऑन ऑब्वियसली एक ट्रेड लॉ के तौर पर जिसको तस्वर करना शुरू कर दिया गया। ये इसी जो है हमारा मिडिल एजेस, उसके दौरान ये सारा काम हो रहा है। इसी दौरान एक और काम भी हो रहा है, 1 मिनट रुकिएगा जी। अच्छा, इसी दौरान जो एक और इंपॉर्टेंट काम हुआ, दैट वाज मैरीटाइम कस्टम्स। समंदर में जो आप जो कश्तियां, जो लोग आ जा रहे हैं, जो ट्रेड कर रहे हैं, जो वैसे बैरी बेड़े वगैरह आ जा रहे हैं, उनके लिए एक कुछ खास कस्टम्स डिफाइन किए गए जो कि थ्रू आउट द कॉन्टिनेंट, यूरोपियन कॉन्टिनेंट, जिनको एक्सेप्ट किए जाना था। ये बेसिकली इसकी जो बेस थी, इट वाज फाउंडेड अपॉन द रोडियन सी लॉ, एक बाइजेंटाइन 12th सेंचुरी की बाइजेंटाइन जो एम्पायर थी उसके दौरान ये लॉज डिफाइन किए गए, उसकी बेस पर ये बनाया गया। अब ये जो रूल्स थे जिसमें मर्केंटाइल कोर्ट्स क्रिएट हो रही हैं, जिसमें मैरीटाइम लॉज क्रिएट हो रहे हैं, जिसमें कस्टम्स क्रिएट हो रहे हैं, जिसमें ये सारी चीजें हो रही हैं, ये अर्ली मिडिल एजेस में हो रहे थे। और ये बेसिकली इंटरनेशनल लॉ के बीज बोए जा रहे थे, इंटरनेशनल लॉ को डिफाइन किया जा रहा था। लेकिन इससे पहले कि इंटरनेशनल लॉ फ्लरिश कर सकता, इंटरनेशनल लॉ ऊपर हो सकता, तो यूरोप में द वेरी फर्स्ट डेवलप्ड और इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोजन जो हुआ, दैट वाज कॉल्ड रेनेसेंस पीरियड। आप इसे कह सकते हो, रेनेसेंस को उर्दू में क्या कहेंगे? अमान श्योर, अगर किसी को पता है तो मुझे बताएं प्लीज। व्हाट इज रेनेसेंस कॉल्ड? मीनिंग इन उर्दू? तो यह तो बड़ा औखा जो लफ्ज आ गया, हयाते नौ, अ न्यू लाइफ, अ न्यू, मतलब नए तरीके से इवॉल्व करना, ये रेनेसेंस का आप इसका कह सकते हो। बेसिकली यूरोपियन सोसाइटी का पूरा चेहरा ही उससे तब्दील हो गया। उसमें जो हम आज मॉडर्न एरा की जो साइंटिफिक, एग्जैक्टली तहरीक अहयाल उलूम, वाह बड़ा ही मुश्किल किस्म का नाम है। आज जो हम देखते हैं साइंटिफिक, ह्यूमनिस्टिक और इंडिविजुअलिस्टिक थॉट्स जो डेवलप हुए, इसकी जो बेस रखी गई वो उस रेनेसेंस पीरियड के दौरान रखी गई। बेसिकली 15th सेंचुरी के आगाज में हुआ क्या, 1453 के राउंड अबाउट बाइजेंटाइन एम्पायर कोलैप्स कर गई, कॉन्स्टेंटिनोपल के राउंड अबाउट। टर्किश आर्मीज, उन्होंने, ये वो टर्किश आर्मीज हैं जिसका आजकल आप लोग ड्रामा देख रहे हैं, वो आई वाला जो इर्तुगरुल गाजी, समथिंग लाइक दैट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो ग्रीक स्कॉलर्स थे वो वहां से, कॉन्स्टेंटिनोपल से, जो इस वक्त का कस्तंतुनिया उसमें उस दौर में कहा जाता था, आज उसको इस्तांबुल कहा जाता है, उससे जो ग्रीक स्कॉलर थे वो वहां से निकल गए। उन्होंने इटली के अंदर जाके अपनी सेंचुरी ली और वेस्टर्न यूरोप कल्चरल लाइफ को उन्होंने अडॉप्ट किया। इसी दौरान, ये जो 15th सेंचुरी थी, इसी दौरान प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस करवाई गई, जो कि मुसलमानों ने कुफर की इजाद कहकर उसको रिजेक्ट कर दिया, बेड़ा गर्क हो गया मुसलमानों का वहां पे, और यूरोप ने उसको अडॉप्ट कर लिया, यूरोप ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, जिसकी वजह से नॉलेज बहुत ज्यादा डिसेमिनेट हुआ, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा, ऑब्वियसली जितना नॉलेज बढ़ेगा, जितनी इंफॉर्मेशन फैलेगी, उतनी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, उतनी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होगी, उतना लोग अपने खाने पीने की बजाय और चीजों के ऊपर सोचेंगे, साइंटिफिक डेवलपमेंट होगी, ये सारी चीजें होती हैं। ये सारा उसके पीछे हुआ। बाय एंड ऑफ द 15th सेंचुरी, उसमें आइबेरियन पेनिनसुला, जिसको स्पेन कहा जाता है ओवरऑल अगर हम कहें तो वहां से जो मुसलमान थे उनको निकाल दिया गया, मुसलमानों की हुकूमत वहां पे खत्म हो गई और बेड़ा गर्क हो गया। इस्लामिक एम्पायर का डाउनफॉल जो था वो हम 15th सेंचुरी में के एंड तक हम लोगों ने उसको ऑब्जर्व कर लिया हुआ था। इसी दौरान इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, ये वो स्टेट्स थी, ये वो
सॉवरन नेशंस थी जो एज अ स्टेट इमर्ज करना शुरू हो गई। इससे पहले क्या होता था, वो किंगडम्स होते थे, अब वो सॉवरन स्टेट के तौर पर इमर्ज होना शुरू हुई और उन्होंने टेरिटोरियल कंसोलिडेशन की तरफ और इंडिपेंडेंट यूनिट्स अपने आप को एक्सेप्ट करना। पहले ये बातें सिर्फ थ्योरी तक थी, पहले ये बातें सिर्फ डॉक्ट्राइंस तक थी, लेकिन रियलिटी में ये 15th सेंचुरी के एंड में हुआ कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स विद प्रॉपर टेरिटरी एंड सॉवरेनिटी वो डेवलप होना शुरू हो गए। इसमें क्या हुआ, एक हायर डिग्री क्रिएट हुई जिसमें सॉवरन्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते थे, सॉवरन एंटिटीज एक दूसरे के साथ पैच अप करती थी, एक दूसरे के साथ मिलती थी। ऑब्वियसली जब डिफाइंड टेरिटरीज होगी, दिस इज माय टेरिटरी, दैट इज योर टेरिटरी, दैट इज योर टेरिटरी, मैं तुम्हें नहीं छेड़ूंगा, तुम मुझे नहीं छेड़ोगे, तो फिर क्या होगा, फिर इंटरेक्शन होगा। इससे पहले जब किंगडम्स थे तो अब तो हर एक के लिए एक दूसरे की टांग खींचते रहते थे। जो ट्यूडर्स का पीरियड था, जो जिसमें प्रोटेस्टेंटिज्म वो यूरोप में आया और वो सारी सिचुएशन, उसको अगर आप देखें, द ट्यूडर्स एक सीरीज है, उसको आप देख सकते हो ऑनलाइन। बड़ी चीजें लर्न करने को मिलती हैं अपार्ट फ्रॉम मूवीज, अपार्ट फ्रॉम फन एंड दोज थिंग्स, और बहुत सी चीजें, कैसे क्रिश्चियनिटी में वो जो प्रोटेस्टेंट्स थे वो कैसे इवॉल्व हुए, कैसे डेवलप हुए, कैसे इंग्लैंड में क्या चल रहा था, स्कॉटलैंड में क्या चल रहा था, फ्रांस में क्या चल रहा था, स्पेन में क्या चल रहा था, आपस में उनकी क्या अलायंसेस थी। मैकियावेली जो उस दौर का बहुत बड़ा फिलोसोफर समझा जाता, आज भी रियलिज्म का फादर समझा जाता है, उसका क्या रोल था, वो कैसे आइबेरियन पेनिनसुला, स्पेन जी, द ट्यूडर्स, हिस्ट्री के ऊपर ना, ट्यूडर्स हिस्ट्री के ऊपर जितनी आपको मूवीज, जितनी आपको सीरीज, इस तरह की चीजें मिले, वो देखते रहा करें। तो ये इंडिपेंडेंट यूनिट्स जब इन्होंने टेरिटरीज अपनी कंसोलिडेट कर ली, तो एक ज्यादा इंटरेक्शन हो रहा शुरू हो गया बिटवीन सॉवरन एंटिटीज। और हुआ क्या, ऐसी जो एक्टिविटीज थी जो सॉवरन एंटिटीज के बीच में हो रही थी, उनको एक्सेप्टेबल फैशन के तौर पर रेगुलेट करने की जरूरत पेश हो गई कि हम इनको नॉर्म बना ले, हम इनको लॉज बना ले, हम इनको रूल्स के तौर पर देखें कि किस तरह हमने एक दूसरे के साथ करना है, डील करना है। फिर इसके बाद द सिटी स्टेट्स ऑफ इटली स्ट्रगल्ड फॉर सुप्रीमेसी एंड पेपेसी टू बिकेम अ सेक्युलर पावर। इटली जो था वो भी एक सिटी स्टेट बनी और उन्होंने भी पावर के लिए स्ट्रगल करना शुरू किया, और जो पोप था, जो पेपेसी थी, जो हम चर्च का जो इन्फ्लुएंस कह रहे थे, वो भी एक सेक्युलर पावर बन गए। ये जो हेक्टिक स्ट्रगल्स थी बिटवीन डिफरेंट किंगडम्स, बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, इसके दौरान मॉडर्न इंटरनेशनल लाइफ इमर्ज करनी शुरू हुई। वो इंटरनेशनल लाइफ क्या थी? द लाइफ ऑफ डिप्लोमेसी, द लाइफ ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, द लाइफ ऑफ स्टेट्समैनशिप, द लाइफ ऑफ सेंडिंग डिप्लोमेट्स टू ईच अदर्स टेरिटरीज, द थ्योरीज ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, कम्युनिटी ऑफ स्टेट्स, आपस में कम्युनिटी के तौर पर रहना, ये सारे कॉन्सेप्ट्स इवॉल्व करना शुरू हुए। ये हम मिडल ईस्ट को पढ़ रहे हैं जिसमें इंटरनेशनल लॉ इवॉल्व कर रहा है। उसके बाद ये जो रिफॉर्मेशन का पीरियड था, यूरोप में कुछ रिलीजियस वॉर्स भी हुई, जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम था वो डिक्लाइन करना शुरू हो गया, जो उस खास कॉन्टिनेंट तक लिमिटेड था उसने डिक्लाइन करना शुरू कर दिया। वो बेसिकली रिलीजन के ऊपर बेस कर रहा था। अब वो रिलीजियस बेस्ड कॉन्टिनेंटल सिस्टम डिक्लाइन कर गया और कौन सा हुआ, स्टेट बेस्ड कॉन्टिनेंटल सिस्टम इवॉल्व करना शुरू हो गया। रहा वो कॉन्टिनेंटल सिस्टम, आपस में वो डील करते रहे, लेकिन रिलीजन बेस्ड खत्म, सारे क्रिश्चियन एंटिटीज के तौर पर एक दूसरे को वो डील करना छोड़ दिया और स्टेट एंटिटीज के तौर पर एक दूसरे को डील करना शुरू कर दिया। यहां तक समझ आ गई? ये सीरीज का नाम है, मैंने यहाँ पे सेंड कर दिया आप लोगों को। आइबेरियन मैं लिख देता हूं, आइबेरियन पेनिनसुला है जी, स्पेन। ये जो कंट्रीज थे जितने भी, एक नेसेसिटी फील हुई, उन लोगों ने एक जरूरत महसूस की कि ना सिर्फ ह्यूमन
बीइंग्स को एक नई एंटिटी के तौर पर देखा जाए, बल्कि स्टेट रिलेशनशिप्स को भी एक नई एंटिटीज के तौर पर उनके ऊपर रिसर्च की जाए, उनको सारा लेकर चला गया। ये जो सर्च थी, ये जो लोगों के जहन में सारा मामलात था, ये डिक्लाइन ऑफ द चर्च एंड राइज ऑफ व्हाट यू कैन नेम इट एज फ्री थिंकिंग, उसकी राइज के साथ साथ ये सारी चीजें चल रही थी। अब बेसिकली मैंने आप लोगों के लास्ट लेक्चर में एक टास्क दिया था हेलेनिक स्टडीज, जो हेलेनिक स्कूल ऑफ थॉट है, उसके ऊपर के वो पढ़ें उसको क्या है वो, इसलिए मैंने कहा था कि आगे भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। द रेनेसेंस स्टिमुलेटेड अ रीबर्थ ऑफ हेलेनिक स्टडीज एंड आइडियाज ऑफ नेशनल लॉ। इनके ऊपर दोबारा स्टडी होना शुरू हो गई, इनके ऊपर दोबारा स्ट्रक्चर बढ़ना शुरू हो गया, इनके ऊपर दोबारा रिसर्च होना शुरू हो गई। तो ये एक ओवरऑल पीरियड था। इसके बाद क्या हुआ, मॉडर्न स्टेट की जो राइज था, मॉडर्न स्टेट सिस्टम जो इवॉल्व कर रहा था, इंटरनेशनल रिलेशंस जो इमेंसिपेट हुए, जो ओपन हुए, जो जिंदा व जावेद हुए, द डॉक्ट्राइन ऑफ सॉवरेनिटी इमर्ज्ड। सॉवरेनिटी क्या होती है, ये डॉक्ट्राइन उस वक्त इमर्ज करना शुरू हुई। ये बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट था, ये जीन बॉडिन साहब हैं, एक कोई राइटर हैं, इन्होंने एक मैं 1576 में कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, अपनी किताब कह लें या इनका राइट अप कह लें, उसमें सिक्स लिबरेस डिला रिपब्लिक हुए, जो उनका लिखने का अंदाज होता है उस दौर का, उन्होंने ये दिया। इन्होंने क्या कहा, जो मॉडर्न स्टेट है उसके बीच में स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी क्या होगा, ये इन भाई साहब ने, बॉडिन साहब ने डिसाइड किया। ये बॉडिन साहब ने उसके ऊपर रिसर्च की और उसके ऊपर सारी चीजें बताएं। इन्होंने कहा, इनकी जो स्टडी थी, इनकी जो परसेप्शन थी, वो बेसिकली एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस कर रही थी। सॉवरन पावर के ऊपर इन्होंने एम्फेसाइज किया कि देयर शुड बी अ सॉवरन अथॉरिटी, देयर शुड बी अ अथॉरिटी जो कोई चीज किसी के ऊपर इंपोज कर सके, जो कि लॉज बना सके विद इन अ स्टेट। ये बोधिन साहब ने ये एक कॉन्सेप्ट दिया। क्योंकि सॉवरेनिटी इवॉल्व हुई तो उसके साथ ये कॉन्सेप्ट भी इवॉल्व होना था। उसने कहा कि ये जो ऐसे सॉवरन होंगे, दे कैन नॉट बी अंडर दैट लॉ, उनको उस लॉ के अकॉर्डिंगली बाउंड नहीं किया जा सकता जो लॉज उन्होंने खुद डिफाइन किए। मतलब अकॉर्डिंग टू दोज टाइम्स, अब रिलीजन थोड़ा सा पीछे हुआ था, लेकिन इतना भी पीछे नहीं हुआ था कि उसको वो बिल्कुल ही खुड्डे लाइन लगा दें। अकॉर्डिंग टू दोज टाइम, द किंग और क्वीन इज गिवन टू यू, इज imposed upon you by God. तो he was subject to the laws of God and the laws of nature. उसके अलावा जो laws वो खुद डिफाइन करेगा अपनी रियाया के लिए, वो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। ये उसने कॉन्सेप्ट दिया। अब ये एवोल्यूशन हो रही है सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट की, जो अल्लाह आपका भला करे, सॉवरन पावर के कॉन्सेप्ट की, ये उसकी एवोल्यूशन हो रही है। The idea of the sovereign as supreme legislator was in the course of time transmuted into the principle which gave the state supreme power vis-a-vis other states. जिस तरह एक स्टेट के अंदर किंग सॉवरन होता है, इसी तरह मल्टीपल स्टेट्स इटसेल्फ सॉवरन है एक दूसरे के साथ डीलिंग करते हुए। वो सुप्रीम अथॉरिटीज होंगी अपनी स्टेट का फ्यूचर डिसाइड करने के लिए। ये सॉवरेनिटी से ये मुराद है। द स्टेट वाज रिगार्डेड एज बीइंग अबव द लॉ। उस दौर में जब इंटरनेशनल लॉ इवॉल्व कर रहा था, तो स्टेट को अबव लॉ तस्वर किया जाएगा, बिकॉज दे आर द सॉवरन्स। ये बेसिक एक कॉन्सेप्ट दिया था। एवोल्यूशन हो रही है। सो आप लोगों ने भी परेशान नहीं होना कि ये किस तरफ लेके जा रहे हैं। जो अर्ली थ्योरिस्ट से इंटरनेशनल लॉ के हमने पीछे डिस्कस भी किए थे कुछ, वो आइडिया ऑफ नेचुरल लॉ के ऊपर डिस्कशन करते हैं। नेचर की तरफ से हमें लॉज मिलते हैं और उनको हम लोग इंपोज कर सकते हैं। एक सेंट थॉमस एक्विनास है, बड़े फेमस और बड़े इंटरनेशनल लॉ में बड़ा एक अहमियत के हामिल हैं। उन्होंने क्या कहा, he maintained that natural law formed part of the law of God and was the participation by rational creatures in the eternal law. उसने ये कहा कि गॉड की तरफ से ही लॉज आते हैं, लेकिन चूंकि उसको इम्प्लीमेंट और उसको लेकर चलना उसकी क्रिएचर्स का काम है, सो इनकी उसमें कंट्रीब्यूशन भी होती है। सो लॉज आर बेसिकली नेचुरल लॉज, इटर्नल लॉज होते हैं, लेकिन वो द लॉ ऑफ रिस्पेक्टिंग ईच अदर इज अ नेचुरल लॉ,
द लॉ ऑफ नॉट टेलिंग अ लाई, मिसकंडक्ट ना करना, ये नेचुरल लॉ है। मतलब जो ह्यूमन बीइंग में बिल्ट इन इंस्टिंक्ट होती है, द लॉ ऑफ नॉट डूइंग हार्म टू एनीबॉडी एल्स, दैट इज, इसी क्लास में हमने ह्यूगो ग्रोशियस को डील करना है। वो मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ के फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ भी इसको गिना जाता है, वो मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ में वो आएगा। अभी हम लोग वो मिडिल एजेस पढ़ रहे हैं, इसके बाद वो आगे आएंगे, सो डोंट वरी। तो अकॉर्डिंग टू इक्विनास, द नेचुरल लॉ वाज द फाउंट ऑफ मॉरल बिहेवियर एज वेल एज ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, के नेचर की बेस पे वो बनेंगे। And it led to the theory of conditional acceptance of authority with unjust laws being unacceptable. ये वो थ्योरी यहां से आप, अब पहले तो क्या हुआ कि सॉवरन जो लॉज देगा वो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। मजीद एवोल्यूशन क्या हुई कि कुछ ऐसे लॉज भी आपने वो करने हैं जो अनजस्ट होंगे, उनको आप, राहील क्लास का डेकोरम ये है कि क्वेश्चंस आप एंड पे करेंगे, इसके दौरान क्वेश्चंस ना किया करें प्लीज। एवरीबॉडी एल्स कोई भी क्वेश्चन क्लास के दौरान ना करे, लेक्चर का तसलसल खत्म हो जाता है। हम लोग अभी इनिशियल स्टेज पे हैं, हम लोग जो चीज लेकर चल रहे हैं उसी को लेकर चलने दें, आगे हमारी ये सारी चीजें आएंगी। सो बहुत आगे ना जाइए प्लीज। सॉवरेनिटी भी पढ़ेंगे, ये होती क्या है, कहां से आई, क्यों आई, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। एनीवेज वो ये कॉन्सेप्ट ये था कि लॉज में अगर कोई ऐसी चीज होगी जो कि अनजस्ट होगी, ये जो एक्विनास साहब ने कहा था कि कंडीशनल एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी होगी, उसमें ये नहीं कि एवरी लॉ इज एक्सेप्टेबल, जो कुछ अनजस्ट होंगे उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फिर इसके बाद एक ब्रिटिश हिस्टोरिकल लॉयर हैं, MAINE उनका नाम है, मैन, आप आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, मैनी या मैन या जो भी आप इसको प्रोनाउंस कहते हैं। वो कहते हैं, रोट दैट द बर्थ ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ वाज द ग्रैंडेस्ट फंक्शन ऑफ द लॉ ऑफ नेचर, कि बेसिकली जो बेस है इंटरनेशनल लॉ की, दैट इज द लॉ ऑफ नेचर। उसका जो बेहतरीन आप कह सकते हो इजहार है नेशनल लॉ का, वो इंटरनेशनल लॉ है। International law began to emerge as a separate topic to be studied within itself. एक खुद से, इसको बजाय इसके कि आप नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली इंटरनेशनल लॉ को पढ़ना शुरू कर दें, इंटरनेशनल लॉ लेटर ऑन खुद से एक सब्जेक्ट बन गया, एक डिसिप्लिन बन गया जिसको खुद से पढ़ा जाने लगा। ये कुछ हमारा मिडीवल पीरियड था, और उसमें क्या क्या एवोल्यूशंस हुई वो थोड़ी सी 3 4 5 6 चीजें हमने डिस्कस कर ली। यहां तक समझ आ गई? इसके बाद मैं फौरन अगला लेक्चर शुरू कर लूंगा, अगर ये टाइम खत्म हो जाता है तो उसका भी वो मीटिंग आईडी और पासवर्ड सेम है, सो परेशान ना होइएगा। अच्छा, अब आते हैं द फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ। इसके जो एवोल्यूशन है, इसके जो मेन राइटर्स या थ्योरिस्ट या प्रोपेगेट करने वाले लोग हैं, उनको हम लोग देख सकते हैं। स्पेन का एक गोल्डन एज गिनी जाती है, आप लोग उसके ऊपर सर्च करेंगे, बल्कि आप लोगों का नेक्स्ट टास्क है। अब मैंने जो पिछला टास्क दिया था वो मतलब हार्डली 3 या 4 लोगों ने किया है। अगर आप लोगों ने टास्क नहीं करना तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोगों को खुद फर्क पड़ेगा। आप लोगों के पास खुद इंफॉर्मेशन की कमी होगी, नॉलेज की कमी होगी, बिकॉज दिस इज अ फ्री सीरीज, सो आई डोंट बाउंड एनीबडी कि वो लाजमी काम करे। अगर ये पेड सीरीज होती तो फिर आप लोगों की इज्जत अफजाई भी होनी थी। गोल्डन एज ऑफ स्पेन, इसके ऊपर आप लोगों ने एक पेज लिखना है। व्हाट इज द गोल्डन एज ऑफ स्पेन? ये जो नई अप्रोच है इंटरनेशनल लॉ की, इसका अगर आप बैकग्राउंड देखना चाहें तो हम स्पेन के जो फिलोसफर्स हैं उसके गोल्डन एज के दौरान, उनको हम लोग इसका टाइटल दे सकते हैं।
उसका जो लीडिंग फिगर है इस स्कूल का, दैट इज फ्रांसिस्को विटोरिया। अब यहाँ पे 4-5 नाम आएंगे, उन हर नाम ने अपना अपना एक रोल प्ले किया है, और इंटरनेशनल लॉ की एवोल्यूशन में उन्हीं रोल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फ्रांसिस्को विटोरिया, हम लोग इसको विटोरिया ही कहेंगे, सलामानका में 1480 से लेकर 1546 तक ये बंदे भाई साहब रहे हैं, और ये प्रोफेसर ऑफ थियोलॉजी थे। बेसिकली उसके फोर्थ होने के बाद उसके लेक्चर्स को प्रिजर्व किया गया उसके स्टूडेंट्स के थ्रू। इसने कहा, ही डेमोन्स्ट्रेटेड अ रिमार्केबली प्रोग्रेसिव एटीट्यूड फॉर हिज टाइम टुवर्ड द स्पेनिश कंक्वेस्ट ऑफ द साउथ अमेरिकाज इंडियंस। उस वक्त जो साउथ अमेरिकाज थे उनके ऊपर जो स्पेन ने कंक्वेस्ट की, जो उनके ऊपर इन्होंने कब्जा किया, उसके बारे में इसने बड़ा प्रोग्रेसिव, बड़ा मॉडर्न किस्म का एटीट्यूड शो किया, बड़ा मॉडर्न किस्म का इसने उनके ऊपर अपना क्या बयान दिया या अपना व्यू दिया। उसने क्या कहा, he maintained that the Indian people should be regarded as nations with their own legitimate interests। अब चूंकि वो नेशन स्टेट वाला सिस्टम इवॉल्व कर रहा था, डेवलप हो रहा था, उसके ऊपर डिस्कशन हो रही थी, तो इसने कहा कि वो जो लोग हैं उनको इटसेल्फ एक नेशन के तौर पर तस्वर किया जाए जिनके अपने लेजिटिमेट इंटरेस्ट हैं। और उसने साथ में यह भी कहा कि उनके खिलाफ जंग आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास कोई जस्ट काज मौजूद हो। यानी कि जस्ट काज उस दौर में जस्ट काज होती थी कि कोई प्रीचिंग आपको नहीं करने दे रहा क्रिश्चियनिटी के, तो जस्ट काज मिल गया, चलो जी हमला कर दो, मतलब उस दौर के अकॉर्डिंगली। तो उसने ये कहा कि इंटरनेशनल लॉ वाज फाउंडेड ऑन द यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर। और यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर क्या कहता है कि नॉन यूरोपियंस जो हैं उनको भी वही उसी तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली देखा जाए जिस तरह आप यूरोपियंस को देखा जाए। लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि विक्टोरिया ने इंडियन नेशनल्स को एज इक्वल एज क्रिश्चियन स्टेट्स ऑफ यूरोप एक्सेप्ट कर लिया था। ऐसा हरगिज नहीं था। क्रिश्चियनिटी स्टिल सुप्रीम थी, क्रिश्चियन स्टेट्स स्टिल सुप्रीम थी, लेकिन थोड़ी सी एवोल्यूशन आई, थोड़ी सी बेहतरी आई कि कंक्वेस्ट करते हुए थोड़ा सा शर्मो हया को लिहाज रखा जाए। उसने, जैसे मैंने पहले कहा ना, जस्ट काज का उसने कहा कि जस्ट काज हो तो आप हमला कर सकते हैं, अदरवाइज आपको हमला नहीं करना चाहिए। तो विक्टोरिया के ही कह लें बातों से ये वाजे होता है कि जस्ट काज उसके लिए ये भी है कि अगर कोई आपके मिशनरीज को, क्रिश्चियन मिशनरीज को किसी टेरिटरी में वो वर्क नहीं करने दे रहे, तो इट इज अ जस्ट काज, जस्ट रीजन फॉर अ वॉर। तो ये बेसिकली एक पहला, विक्टोरिया वाज नो लिबरल, और वो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन हिज दिस स्टेप, ये जो लेक्चर्स थे उसके, वो एक राइट डायरेक्शन की तरफ एक मार्च थी, राइट डायरेक्शन की तरफ एक चलना था कि जो नॉन यूरोपियंस हैं या जो उस जगह के नेटिव लोग हैं उनको भी, उनके पास भी कुछ खास राइट्स हैं, उनके पास भी कुछ लेजिटिमेट इंटरेस्ट हैं, और उनको भी एक नेशन के तौर पर तस्वर किया जाए। ये विक्टोरिया साहब ने थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट किया। फिर इसके बाद सुआरेज साहब आए। अब सुआरेज प्रोनाउंस करेंगे या क्या करेंगे, ही वाज प्रोफेसर ऑफ थियोलॉजी। मिडीवल कल्चर में भाई साहब बड़े अपने आप को डुबो के रखते थे। उसने ये कहा, द ऑब्लिगेटरी करेक्टर ऑफ इंटरनेशनल लॉ वाज बेस्ड अपॉन नेचुरल लॉ। ये भी अगेन नेचुरल लॉ की बात कर रहा है। वो कहता है, व्हाइल इट्स सब्सटेंस डिराइव्ड फ्रॉम द नेचुरल लॉ, रूल ऑफ कैरिंग आउट एग्रीमेंट्स एंटर्ड इनटू। तो आप, वो नेचुरल लॉ तो है, वो ये कह रहा है, लेकिन अगर आप कुछ खुद से उसमें एग्रीमेंट्स ऐड करते हो जो स्टेट्स आपस में करती हैं, जो मुआहदे आपस में होते हैं, तो वो भी आप इस इंटरनेशनल लॉ में ऐड अप कर सकते हो। इसी के बाद एक और भाई साहब हैं जो कि टोटली डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, वो स्पेन से नहीं है, इटली से हैं, एल्बरिको जेंटिली या जेंटिलाई इनको बुलाया जाता है। ये इन्होंने चूंकि ये प्रोटेस्टेंटिज्म में कन्वर्ट हो गए थे, जो एक है इनका, एक प्रोटेस्टेंट्स हैं क्रिश्चियंस में, और दूसरे कौन से हैं, दूसरों को क्या कहते हैं, किसी को है पता? कैथलिक्स, एग्जैक्टली। तो उस दौर में चूंकि कैथलिक ज्यादा थे, जिस तरह आजकल हमारे शिया और सुन्नी कर लें, सुन्नी ज्यादा है, तो किसी सुन्नी रीजन में शिया को या किसी सख्त रीजन में शिया को रहना पड़ जाए तो मुश्किल हो जाता है। तो उसने भी इसी तरह, जब चूंकि उसने अपना वो चेंज किया, प्रोटेस्टेंटिज्म में चला गया, तो उसने परसिक्यूशन को अवॉइड करने के लिए इटली से इंग्लैंड चला गया।
उसने 1598 में डिजूर बेली, एक उसका आप मैगजीन कह लें, जो भी कह लें, वो उसने पब्लिश किया। ये एक कंप्रिहेंसिव डिस्कशन है किस चीज के बारे में? द लॉ ऑफ वॉर, एंड कंटेन्स अ वैल्यूएबल सेक्शन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज। मतलब ये दो चीजें मजीद इवॉल्व कर गई। BELLI, एक लॉ ऑफ वॉर को उसने डिस्कस किया और लॉ ऑफ ट्रीटीज को डिस्कस किया। ये लेटर ऑन प्रोफेसर बन गया ऑक्सफोर्ड में। इसको कहा जाता है ओरिजिनेटर ऑफ द सेकुलर स्कूल ऑफ थॉट। ये एमसीक्यूज भी में भी आ सकता है। ओरिजिनेटर ऑफ द सेकुलर स्कूल ऑफ थॉट इन इंटरनेशनल लॉ इज मिस्टर जेंटिलाई, जेंटिली, या जो भी आप उसको कहो। और इसने जो थियोलॉजिकल डिस्कशन होती थी, रिलीजन को हर चीज में लेके आना, उसको इसने कम किया। इसके बाद अल्लाह आपका भला करे, ऊपर ला रेब ने या किसी और ने डिस्कस किया था, ह्यूगो ग्रोशियस की बात आती है। बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा है, डच स्कॉलर था, और अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्कूल ऑफ थॉट इसको फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ कहा भी जाता है, और अकॉर्डिंग टू अनदर स्कूल ऑफ थॉट ये अ लिटिल एग्जैजरेशन है। एक मिनट रुकिएगा। अच्छा, इसने हिज प्राइमरी वर्क कौन सा है? डिजूर बेली AC पासिस, उससे आगे ऐड कर ले, AC PACIS, AC सेपरेट, पासिस इज सेपरेट, रिटन ड्यूरिंग 1623 एंड 1624। ये जो इसने बुक लिखी, इसमें ये दोनों जो ऊपर विक्टोरिया के हमने डिस्कस किया है, सुआरेज को ये डिस्कस नहीं करता, विक्टोरिया को और जेंटिलाई दोनों को डिस्कस करता है। और बहुत सारे चीजों में इसने उनसे स्पेशल इन्फ्लुएंस लिया हुआ है, स्पेशली जेंटिलाई से। ग्रोटियस फाइनली एक्साइज्ड थियोलॉजी फ्रॉम इंटरनेशनल लॉ। इसने कहा जी कट ही दो, थियोलॉजी का कोई ताल्लुक नहीं है इंटरनेशनल लॉ के बीच में। एंड एम्फसाइज द इररेलेवेंस इन सच अ स्टडी ऑफ एनी कंसेप्शन ऑफ अ डिवाइन लॉ। इसने कहा डिविनिटी का, डिवाइन लॉ का इंटरनेशनल लॉ के अंदर कोई लेन देन नहीं है। He remarked that the law of nature would be valid even if there were no God. अगर खुदा ना भी होता तो लॉ ऑफ नेचर ह्यूमन बीइंग के बिल्ट इन इंस्टिंक्ट है, उनके अंदर ये मौजूद है बात। तो इवन इफ देयर वाज नो रिलीजन, इवन इफ देयर वाज नो डिविनिटी, स्टिल द नेचुरल लॉ वुड एग्जिस्ट। उस वक्त तो ये बड़ी एक सख्त किस्म की और बड़ी डेयरिंग किस्म की ये एक स्टेटमेंट थी, लेकिन ऑब्वियसली हर दौर में कुछ ना कोई डेयरिंग लोग होते हैं। उसने कहा कि ये जो जस्टिस है, जो जस्ट होना, इंसाफ पसंद होना, दैट इज पार्ट ऑफ मैन सोशल मेकअप, एंड इसको रिलीजन के साथ रिलेट नहीं करना चाहिए। उसने कुछ ऐसे रास्ते भी हैं, कुछ ऐसी जगह भी हैं जिसमें उसने बड़े जो पहले से जो लोग जिन चीजों को फॉलो करते हुए आ रहे थे, उसको इसने भी फॉलो किया। ही रिटेन द थियोलॉजिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन अ जस्ट एंड एन अनजस्ट वॉर, a notion that was soon to disappear from treaties on international law। ये वो नोशन थी जस्ट वॉर और अनजस्ट वॉर का, जो हमने पहले भी डिस्कस किया। हर बंदा सब्जेक्टिवली इसको देखेगा। मेरे लिए जस्ट वॉर इज समथिंग एल्स, हिंदूज के लिए जस्ट वॉर इज समथिंग एल्स, क्रिश्चियंस के लिए जस्ट वॉर इज समथिंग एल्स। तो उसने इसके बीच में डिस्टिंक्शन रखी, थियोलॉजिकल डिस्टिंक्शन जो थी। अगरचे उसने कहा कि थियोलॉजी का इसके साथ लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर इस्लाम बिलीव रखता है। One of his most enduring opinions consists his proclamation of the freedom of the seas। उस दौर में ये तस्वर किया जाता था कि जो सीज हैं दे आर क्लोज्ड वन, वो खास लोगों के पास होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसने ये कहा कि जो हाई सीज है वो ओपन होने चाहिए। He emphasized instead the principle that the nations could not appropriate to themselves the high seas, they belonged to all। इसने कहा वो सबके लिए है। Dutch ideas as to free trade and the needs of an expanding commercial empire, इसको भी ये बंदा लेकर आगे आया। और लास्ट कॉन्सेप्ट, नो थ्योरी डेवलप्स इन अ वैक्यूम।
हमेशा ये बात ज़हन रखिए. But is conceived and brought to fruition in a definite cultural and social environment. To ignore this is to distort the theory itself. अगर कोई कहे कि उसने पहले तो कहा कि रिलीजन को निकाल दो, बाद में उसने रिलीजन की ही कुछ नोशंस को कायम रखा, तो वो